अब देखते हैं जूल का थॉमसन प्रभाव। ये आईएमपी है, ये क्वेश्चन पूछा गया है 2021-22 में भी इसको पूछा गया है दुर्ग यूनिवर्सिटी में। ठीक, तो इसको हम लोग देखते हैं। इसको क्या बोला जाए, जूल का थॉमसन प्रभाव भी बोला जाता है या केल्विन प्रभाव भी बोला जाता है। ठीक, सिंपल से इसको हम लोग समझते हैं। यदि किसी, मान लो किसी सरंध्र, मतलब इसमें क्या बोला जाता है, किसी सरंध्र डॉट से, ठीक, मतलब ये हमारे पास एक गुब्बारा है, मान लो ये गुब्बारा है और यहाँ पर छोटा सा छेद कर दिया, जैसे कि हम लोग किसमें कर देते हैं, सुई में छोटा सा छेद कर देते हैं, अर्थात किसी सरंध्र डॉट से, ठीक, कोई सरंध्र डॉट से गैस को उच्च दाब से, इसमें उच्च दाब होगा, ठीक, उच्च दाब होगा, तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, ठीक, निम्न दाब की ओर गुजारा जाता है, तो उसमें उस गैस में कुछ परिवर्तन हो जाता है। ठीक, मतलब वो यदि वो बाहर आ गया या ठंडा क्षेत्र में चला जाएगा तो ठंडा हो जाएगा गैस, तो उसके उसके ताप में कोई परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तन कोई घटना को ही बोला जाता है जूल का थॉमसन प्रभाव। जैसे कि मेरे पास ये ब्लोर ब्रश है, ठीक, यदि इसमें कोई गैस भरा है, अब यदि मैं इसको इसे चपक दिया तो यहाँ से कोई गैस निकल गया, जैसे कि इसका ये निकला है, ठीक, ये इसका ये निकला है, ठीक, सफेद सा है जो वो निकला है। यदि इसी से यदि गैस निकलेगा, यहाँ से उच्च दाब है और ये निम्न दाब में जाएगा, तो वातावरण में आने से वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, अर्थात उसके ताप में परिवर्तन हो जाएगा। इसी घटना को क्या बोला जाता है, जूल का थॉमसन प्रभाव बोला जाता है। जैसे इससे मैं यहाँ से उच्च दाब से, इसको अगर यदि मैं चपक दिया तो ये उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चला जाएगा, ठीक, निम्न दाब की ओर चला जाएगा, तो इसके ताप में कोई परिवर्तन हो जाएगा, परिवर्तित होगा, तो इसी घटना को क्या बोला जाएगा, जूल का थॉमसन प्रभाव बोला गया। ठीक, इसे जूल वैज्ञानिक ने इसे क्या खोजा था। ठीक, और यदि इसी प्रभाव को जूल केल्विन प्रभाव भी बोला जाता है। ठीक, मत बोला जाता है। इसमें इस नियम का पालन कौन कौन से गैस करते हैं, इस नियम का पालन हर एक गैस करता है, सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर। ठीक, हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर बाकी सभी गैस ठंडी हो जाती है, जिसे शीतलन प्रभाव कहा जाता है। ठीक, मतलब जो भी ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सभी गैस कहा जाता है ठंडी हो जाते हैं, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर आता है। और हाइड्रोजन और हीलियम उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाता है तो भी ठंडा नहीं होता, इसीलिए इसको शीतलन प्रभाव भी कहा जाता है। ठीक, इसी प्रक्रिया को शीतलन प्रभाव कहा जाता है। इसीलिए रॉकेट जैसे बड़ी बड़ी संसाधनों में इसी गैसों का उपयोग किया जाता है। ठीक, अब क्या कहते हैं, इस प्रकार हाइड्रोजन और हीलियम को सरंध्र डॉट से गुजारने पर गर्म हो जाते हैं, इसे तापन प्रभाव कहा जाता है। ठीक, यदि इसको उच्च दाब से निम्न दाब की ओर अगर गुजार भी दिया जाए तो ये क्या कहता है, गर्म से गर्म ही रहता है। ठीक, मतलब गर्म से ठंडा नहीं होता, ये गर्म से गर्म रहता है, इसीलिए इसको क्या होता है, तापन प्रभाव भी बोला जाता है। ठीक, हाइड्रोजन इज इक्वल टू कांस्टेंट भी कह सकते हैं। ठीक, जूल थॉमसन प्रभाव में संपूर्ण प्रक्रिया है। ठीक, इसका संपूर्ण प्रक्रिया देखते हैं। ठीक, अब देखते हैं, ठीक, दाब के, ठीक, मतलब क्या बोला जाता है, जूल थॉमसन प्रभाव में संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान एंथैल्पी नियत रहती है। ठीक, मतलब जूल थॉमसन प्रभाव में क्या होता है, एंथैल्पी संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान क्या रहता है, नियत रहता है। मतलब U प्लस पी यू इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक, तो H इज इक्वल टू यू पी, ठीक, V, U प्लस पी वी होता है। ठीक, नॉट इक्वल टू U प्लस पी वी, दोनों पक्षों का आंशिक अवकलन करने पर। ठीक, तो हमारे पास क्या आता है, H इज इक्वल टू, H एंथैल्पी से दर्शाते हैं, तो H इज इक्वल टू U प्लस पी वी होता है। ठीक, तो इन दोनों पक्षों का आंशिक अवकलन करने पर, तो अवकलन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, H क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक, तो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर देखते हैं तो D और यहाँ पर U प्लस पी वी है। ठीक, पी वी है इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक, तो यू, ठीक, डी हो जाएगा प्लस पी डी पी, ठीक, वी हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो, डी पी वी हो जाएगा, अर्थात ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट फलन इंटू सेकेंड फलन, तो डी यू प्लस फर्स्ट फलन इंटू सेकेंड फलन का आकलन, ठीक, प्लस सेकेंड फलन इंटू फर्स्ट फलन का आकलन इज इक्वल टू जीरो, और समीकरण 1 इसी को दे देते हैं। ठीक, अब क्या करते हैं, हम जानते हैं कि
हम जानते हैं कि डी क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, डी यू प्लस डी डब्ल्यू होता है, और इनका मान क्या रखते हैं हम लोग, ठीक, डी क्यू का मान होता है टी डी एस और डी डब्ल्यू का मान क्या होता है, पी डी वी होता है, ठीक। तो इसको इस तरफ डाल देते हैं, तो डी, ठीक, टी डी एस इज इक्वल टू क्या होता है, डी यू प्लस पी डी वी होता है, ठीक। इसका मान हम लोग यहाँ पर रख दिए हैं, ठीक। अब उसके बाद टी डी एस इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी इज इक्वल टू समीकरण 2, ठीक। अब अतः समीकरण 1 से, ठीक, समीकरण 1 से देखते हैं, ठीक। एक यहाँ पर हमारे पास समीकरण 1, डी यू प्लस पी डी वी इज इक्वल प्लस वी डी पी इज इक्वल टू 0। तो ये वाला इतना हमें पद दिख रहा है, ये देखिए, ठीक, ये दिख रहा है, और ये डी यू दिख रहा है, और ये दिख रहा है, ठीक। तो इतना का मान हम लोग क्या डालेंगे, इतना डाल देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर रख देते हैं टी डी एस प्लस वी डी पी इज इक्वल टू 0, समीकरण 3 दे दिए इसको, ठीक। अब हम जानते हैं क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए, ठीक, हम जानते हैं कि एंट्रोपी, ठीक, एंट्रोपी ताप टी तथा दाब पी पर निर्भर करता है, ठीक। एंट्रोपी मतलब एच, एच क्या करता है, ताप टी तथा दाब पी पर निर्भर करता है, अतः एस ताप टी तथा दाब पी का फलन होगा, ठीक। मतलब एंट्रोपी क्या बोल रहे हैं, तो एंट्रोपी टी तथा पी पर क्या करता है, निर्भर करता है, इसीलिए क्या होगा, इसीलिए ये टी, ताप टी और दाब पी का फलन होगा। तो एस इज इक्वल टू एस टी पी, हम लोग पिछले भाग में पढ़े, पिछले वीडियो में आप लोगों को पढ़ा होगा। फलन का मतलब क्या आता है, आंशिक आकलन होता है। तो आंशिक आकलन करने पर तो डी एस इज इक्वल टू डेल एस अपान डेल टी, इसके सापेक्ष कर रहा है टी के सापेक्ष, तो पी आंशिक आकलन नियत रहेगा, तो डेल एस अपान डेल टी, और नियत ताप, ठीक, नियत दाब में पी चला जाएगा, और यहाँ पर डी टी हो जाएगा, प्लस डेल एस अपान डेल टी डेल पी, और नियत ताप पर टी हो जाएगा और डेल पी हो जाएगा। समीकरण 4 दे दिए इसको, ठीक, समीकरण 4 दे दिए आप। अब उसका आकलन किए हैं, अब डी एस का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक, तो यहाँ पर देख लीजिए, एक बार पलटा के आप लोगों को दिखला देता हूँ, ठीक। देखिए यहाँ पर हमारे पास देखा जाए डी एस का मान यहाँ पर है, और समीकरण 3 में इस जगह हमें मान को रखने हैं, ठीक। तो टी डी एस प्लस वी डी पी इज इक्वल टू 0, तो डी एस का मान समीकरण 3 में रखने पर इस जगह रखेंगे, तो यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर मान रख कर देख लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर टी का टी, और यहाँ पर डी एस अपान डेल टी, और यहाँ पर पी, और यहाँ पर डी टी, प्लस डेल एस अपान डेल पी टी, और यहाँ पर डी पी, प्लस वी डी पी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या होता है, ठीक, यहाँ से इसको ये कोष्टक को तोड़ देते हैं, तो टी डी एस अपान डी टी, और यहाँ पर पी डी टी हो जाएगा, प्लस टी अंदर गुणा हो रहा है, ये कोष्टक को तोड़ रहा है, अंदर गुणा होता है, टी डेल एस अपान डेल पी, और यहाँ पर टी डेल पी, और प्लस वी डी पी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको अंदर गुणा कर देते हैं, तो टी डेल एस अपान डेल टी हो जाएगा, और पी हो जाएगा नियत में डी टी प्लस टी डेल एस अपान डेल पी, और यहाँ पर टी डेल पी हो जाएगा, प्लस वी डी पी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक। अब इनका मान क्या हो जाएगा, इन दोनों का मान क्या हो जाता है, ठीक, टी डी एस का मान, ठीक, टी डी एस का टी डेल एस का मान कहता है डेल क्यू होता है, तो यहाँ पर डेल क्यू मान रख देते हैं, और इसको सेम वही का वही रखते हैं, ठीक। इसको अंदर अभी नहीं लेते, बाद में लेंगे, ठीक। तो टी डेल एस अपान डेल पी, और यहाँ पर टी हो जाएगा, और ये हमारे पास ये वाला प्राप्त होगा, ठीक, और यहाँ पर डी पी और प्लस वी डी पी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक। अब उसके बाद इसका मान क्या होता है, इसका मान, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सीपी लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पर सीपी, और यहाँ पर डी टी का डी टी है, प्लस पहले से यहाँ हमारे पास ये है, तो टी डेल एस अपान डेल पी, और यहाँ पर टी, ठीक, तो यहाँ पर टी डेल एस अपान डेल टी हो जाएगा, डेल टी हो जाएगा, और यहाँ पर डी पी का डी पी हो जाएगा, प्लस वी डी पी इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक। अब मैक्सवेल का चतुर्थ नियम क्या कहलाता है, ठीक, एंथैल्पी, ठीक, तो एंट्रोपी, ठीक, तो डेल एस अपान